5 अगस्त 1947। सुनो, तुमको जो आज पद भाग या कविता दोहा जो भी कहो, साहित्य की जो विधा है, इसमें पढ़नी है हमारी नींद। क्या है? हमारी नींद। इसको लिखा है बीरेन डंडवाल ने। बीरेन डंडवाल के बारे में जान लो। बीरेन डंडवाल तत्कालीन उत्तर प्रदेश, लेकिन अब जो है सो वो हो गया है तुमको उत्तराखंड। टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था? तो जब यह धरती पर अवतरित हुए उसके 10 दिन बाद भारत जो स्वतंत्रता की बेड़ी में थी, देश स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है और 5 अगस्त 1947 को इनका जन्म हुआ था। अब देखिए ये बीरेन डंडवाल के बारे में। बीरेन डंडवाल की एक विशेषता है जो यह प्राकृतिक बातों का व्याख्यान और प्राकृतिक तथ्यों का व्याख्यान मानव के जो ज्वलंत समस्या है उससे जोड़ करके बड़ा ही उत्कृष्ट प्रकार से करते हैं। इस तरह से एक साहित्यकार की जो बात होनी चाहिए सो सब कुछ इनमें सो समाहित है। तो तुम और एक साहित्यकार का, एक कवि का, एक लेखक का यह दायित्व भी होता है जो ज्वलंत समस्या जो समाज में है उसको धरातल पर लावे और अपने लेखनी से उसको मिटाने का कोशिश करें और समाज की विसंगता को समाप्त करने के लिए वह तत्पर रहें। और वही एक साहित्यकार, एक समाज सुधारक और एक प्रणेता का गुण भी होता है। चाहे वह समाज सुधारक हो या साहित्यकार हो, वह अपने समय में जो ज्वलंत समस्या होती है समाज में उसके समाधान के लिए सदैव कटिबद्ध रहता है और साथ ही साथ उनके सामने जो चुनौतियां आती है उनका समाधान करना उनका परम कर्तव्य और दायित्व होता है। और जो लेखक, जो कवि, जो निबंधकार, जो पद्यकार, जो नाटककार इस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है उसकी लंबी समय तक सो आपको हिंदी साहित्य या किसी भी साहित्य में सो स्थान नहीं रह पाता है। तुम खुद जानते हो जो कोई जो साहित्य है, साहित्य की 2 विधा गद्य और पद्य में सो समाज की समस्या का ही व्याख्यान होती है। अब इनके बारे में जान लो। शुरू से ही इनकी पढ़ने में बहुत ज़्यादा अभिरुचि थी। यह आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए और फिर डीलिट किए। डीलिट जो होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, वह सबसे बड़ी उपाधि होती है। और 1971 में बरेली कॉलेज में यह अध्यापन करने लगे। लेकिन पठन पाठन और लेखन से इनकी अभिरुचि बहुत उत्कृष्ट प्रकार की प्रारंभ से ही रही थी। अमृत प्रभात जो है सो इनकी एक बहुत ही अच्छा ये स्तंभ लिखा करते थे। डंडवाल जी जो है सो आपको सदैव इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया, जिसमें आपको इन्होंने दुष्चक्र में भ्रष्टा बीरेन डंडवाल की काव्य संग्रह है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद समसामयिक बातों का यह उल्लेख सदैव करते रहे और समाज में जो ये क्या नाम है आपको समस्या है उसका भी उल्लेखन करने में कभी पीछे नहीं रहे। अब देखिए यह जो है हमारी नींद जो है वह आपको दुष्चक्र में ये जो था सृष्टा और जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उसी का एक दोहा का नाम है। इसमें सुविधाभोगी लोग जो हमारे समाज में होते हैं, आराम पसंद जीवन या उनकी जो बेपरवाहियां की बात आती है उसकी परिस्थिति किस तरह से वह जीवन में बढ़ता है आगे या उनकी जीवन किस तरह चित्रित होती है, इन सारी बातों का व्याख्यान इन्होंने क्या है। और सुन लो उनका कहना है जो मानव जब अवतरित हुआ है इस धरातल पर तो मानव जब सबसे उत्कृष्ट प्रकार की कृति है तो उनको मेहनत करना चाहिए, उनको पदचिन्ह छोड़ना चाहिए ताकि दूसरों के लिए अनुकरणीय हो। इस बात को बहुत सारे देखो जब तुम शिखर पर जाओगे ना, चाहे वह संस्कृत हो या हिंदी, चाहे वह उर्दू हो या फारसी, सारे लेखक उसी तरह की बात
करते हैं। और तुम देखो उधर जब कालिदास के पुस्तक को देखोगे तो वो कहते हैं उद्मेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे न ही प्रवेशंति सुप्त सिंहस मुखे बिरगा। उद्योग करने से ही सारी कार्य होती है और वैसे नहीं, सिर्फ बात करने से नहीं होती है। जिस तरह से सोए हुए शेर के मुंह में ये क्या नाम है तुमको भोजन नहीं प्रवेश कर सकता है, उस तरह से बिना काम किए हुए काम नहीं हो सकता है और वह शोध आर्थिक अर्जन नहीं कर सकता है, साथ ही साथ उसकी पेट नहीं चल सकती है। और फिर तुम जब देखोगे वहाँ क्या नाम है इसी तरह की भावना को तुम इंग्लिश साहित्य में देखोगे तो वो लॉन्गफेलो लिखते हैं, दी लाइफ ऑफ ग्रेट मैन ऑलवेज रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सब्लाइम एंड लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। वह महान बुद्ध की जिंदगी मुझे यही शिक्षा देती है कि मैं भी अपना जीवन उस तरह बना सकता हूँ और समय रूपी रेत पर पत्ती छोड़ सकता हूँ ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए अनुकरण यह हो और सब अनुकरण करें। इसी तरह की बात ज्वलंत समस्याओं का समाधान करने के लिए यह भी बहुत आगे है और उन्होंने हमारी निंद में इस तरह की बात को बताया है। हमारे समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तरह की व्यक्ति जो होते हैं आराम भोगी आदमी, आराम भोगी आदमी आराम में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। सुनो ना, तुम संस्कृत में पढ़ते होगे और पढ़ोगे काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानां निंद्रियां कलहेनवा। उसी तरह की बात जो अच्छे लोग होते हैं उनकी चिंतन और मनन में समय बीतता है, जबकि एक जो नीचा आदमी होता है, जो हमेशा बुद्धिहीन आदमी होता है, उसका कलह और सोने में समय जाता है। ठीक उसी तरह की बात हमारे समाज में जो हैं सुविधाभोगी लोग, जिनको कि मकान है, दुकान है, फरमान है, जमींदारी प्रथा है, पैसे की बहुत सारे संसाधन है। यह बात खास करके उस समय इन्होंने लिखे थे जिस समय देश आज़ाद हो गई थी और समाज में कुछ ही लोगों के पास ज़मीन की भरमार थी या कुछ लोग उससे वंचित थे। उस समय में यह इन बातों का उल्लेख किया था, इसलिए उन सारे बातों का तुम आकलन देखते हो। तो वीरेन दंडवाल जो हैं वह आपको इस सारे बातों को आराम भोगी आदमी के लिए ये बात कहे हैं। लोग को अगर संघर्ष करना है, कर्मठ रहना है, संघर्ष करना है, कर्मठ रहना है तो वह हमेशा रचनात्मक या विकास के पथ पर अग्रसर होता है। अगर ऐसी बात नहीं तो वो कभी अग्रसर नहीं हो सकता, वह हमेशा नीचे की ओर जाता है। अब देखिए समाज में जो है दो तरह के लोग, एक तरह के सुविधाभोगी लोग हैं और एक तरह के लोग जो होते हैं सो बहुत गरीब होते हैं, जो दिन के भोजन के लिए, दो शाम के भोजन के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए हमेशा मुहताज रहा करता है। वह कभी रिक्शा चलाता है तो कभी ठेला, कभी खेतों परिश्रम करते हैं तो कभी अपने प्रदेश से बाहर होकर के कभी विदेश तक पहुंच जाते हैं। वह आर्थिक रूप से या जो कमज़ोर है, सामाजिक रूप से कमज़ोर है, ऐसे जगह पर जो वो खाने के लिए मुहताज है, सुविधाभोगी लोग जो होते हैं वह आपको उसके घर पर चला जाता है, पहुंच जाता है, उसके समाज में जा कर के विविध प्रकार का, कभी उसके समाज में तुम देखोगे भगत, कभी देखोगे शिव चर्चा, कभी देखोगे तुम विविध प्रकार की भंडारा, इस तरह का, कभी देखोगे लाउड स्पीकर की आवाज़ जो इन्होंने कहा है, इसमें उसका समय ख़त्म कर देता है। उसके समय भी जाते हैं, पैसे भी जाते हैं, उसके पीछे किसी पूंजीपति व्यक्ति को लाभ होता है, जिस बात को इन्होंने बताया है। लेकिन वैसे व्यक्ति को ये समझना चाहिए जो, देखिए, आपको रचनात्मक काम करनी चाहिए जो दूसरे के लिए प्रेरणादायक बने। और आप जो यह स्पीकर लगा कर ऐसे लोग जो कि निरीह है, गरीब है, दो वक्त की रोटी के लिए मुहताज है, इसके साथ अगर आप इस तरह का अन्याय करते हैं तो वह जो है सो बहुत बड़ा अन्याय है और आप माफ करने योग्य नहीं हैं। आप अगर धरातल पर कोई ईश्वर है तो आपको वह माफ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने किसी के साथ अन्याय करने की तत्परता को अपना लिए हैं। तो जो सुविधाभोगी लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सुविधा है, उसको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, वह सब इस तरह की काम करते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को सोचना चाहिए जो समय फिर नहीं आता है, एक बार जो समय बीत जाता है फिर वह समय नहीं आता है। अगर वृक्ष के तुम अगर किसी
बीज को मिट्टी में दे दो तो वह दिन रात उसमें रहता है और दूसरे दिन अंकुरित हो जाता है। अगर वह नहीं तुम मिट्टी के तले दिया तो अंकुरित नहीं होता है। जिस तरह से मिट्टी उसके लिए एक आवरण है, एक बाधा है, और वह जो अंकुरित होता है वह उसका सिंग होता है। सिंग से वह मिट्टी को हटा करके दुश्मन को फाड़ करके धरती से निकल जाता है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज में जो होता है उनका एक अपना दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर उसकी उत्कृष्ट दृष्टिकोण है, रचनात्मक दृष्टिकोण है, तो ठंडा गर्मी बरसात अनवरत उनकी मेहनत होनी चाहिए, काम होनी चाहिए। जो ऐसा काम करते हैं वही इस धरातल पर बढ़ते हैं, जिसको कि डंडवाल साहब ने अपने इस कविता में दिखाया है। उन्होंने कहा, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए हैं पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर अपने नाम मात्र कोमल सिंहों से धकेलना शुरू किया बीज की फूली हुई छत भीतर से। देख लो, वही बात यहाँ बताया। डंडवाल साहब कहते हैं जब सुविधाभोगी लोग सो जाते हैं तो उनको सो करके समय नहीं बिताना चाहिए। कारण यह है, देखो, एक वृक्ष से, एक पौधा से, एक बीज से तुम सीख लो, जो वह मिट्टी को फाड़ करके ऊपर बढ़ जाता है। तुम्हारे सामने अगर बाधाएं आती है, मेहनत करते हुए उसको तुम फाड़ करके आगे निकलो, क्योंकि आज जो बीज दिए हो मिट्टी में वह कल थोड़ा बढ़ जाता है। अगर पुष्प पौधा है तो वह बढ़ जाता है, पुष्प है तो बढ़ जाता है, सेंटीमीटर ही, इंच ही सही, लेकिन बढ़ता है। इसलिए अगर मिट्टी को तुम धरती के तले देते हो तो वह भी दिन रात काम करता रहता है, वह भी अंकुरित होकर उसका अंकुरन धरातल पर आ जाता है। और उसके सामने बाधा क्या है? मिट्टी है। मिट्टी को धकेल करके ऊपर आ जाता है। जो संघर्ष करने वाले व्यक्ति होते हैं उसको बाधा का जो पर्वत है वह उसको नहीं रोक सकता है। जिस तरह से एक वृक्ष अंकुरित होकर के अपने ऊपर जो मिट्टी का आवरण है, पहाड़ है, उसको तोड़ करके निकल जाता है, उस तरह से व्यक्ति, संघर्षशील जो व्यक्ति होते हैं, वह विविध प्रकार की बाधाओं को तोड़ करके निकल जाता है। एक मक्खी का जीवन चक्र क्रम पूरा हुआ, शिशु पैदा हुए, उनसे कई मारे गए दंगे बमबारी में। और मक्खी का जिंदगी जीना सो बहुत उत्कृष्ट नहीं होता है। वह गंदा जगह पर रहता है, गंदा उसका भोजन होता है, और एक साथ ही बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर देते हैं। कुछ आगजनी में मरता है तो कुछ दंगा में मरता है, कुछ बमबारी में मरता है। किसी तरह से वह समाप्त हो जाता है। संतान कम ही हो लेकिन उसको सुशिक्षित करना, चाहे वह लड़का हो या लड़की, यह आदमी का दायित्व बनता है। इसलिए क्या नाम है, मानव सुविधाभोगी लोग, तुम अगर सुविधाभोगी है तो तुम सब दिन सुविधाभोगी नहीं रहोगे। आने वाले पीढ़ी तुम्हारा कमजोर पड़ जाएगा, और तुमको लूटने वाले की कमी नहीं है। ऐसे लोग जो सुविधाभोगी होते हैं और हमेशा वह दूसरे पर अवलंबित रहते हैं, तो लूटने वाले भी, चोर डकैत तो चक्के जो हैं उसको लूट कर ले जाते हैं, क्योंकि समझता है जो इसके पीछे कोई नहीं है। सब दिन यह सुविधाभोगी है, सबको इन्होंने लूटा है और दूसरे पर यह अवलंबित है। इसलिए अब ऐसे कहता है, गरीब बस्तियों में धमाके हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, और तुम्हारे इशारा पर जो बहुत ज़्यादा गरीब समाज और परिवार होता है, जिसको कि 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, वहाँ तुम जाकर के देवी जागरण करते हो, वहाँ तुम क्या नाम है, शिव चर्चा करते हो, वहाँ तुम विविध प्रकार का भगत करते हो। ये सब उतना टाइम अगर तुम रचनात्मक काम में करते हो, मेहनत में करते हो, तो एक पैसे की अर्जन होगी और कल उसकी आमदनी बढ़ेगी। इसलिए समय को बर्बाद नहीं करो। ये सब जो हो रहा है तो सुविधाभोगी के इशारे पर हो रहा है। फिर कहते हैं, यानी साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता है आगे हमारे नींद के बावजूद। हम सो जाते हैं लेकिन रचनात्मक काम नहीं रुकता है, किंतु लेकिन जो आदमी विध्वंसात्मक है, जो अत्याचारी है, वह भी अपना काम नहीं छोड़ता है, लेकिन सुविधाभोगी लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं। और लोग भी कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। और इस तरह से सुविधाभोगी लोग जो हैं, जो दूसरे के खून पीकर जीते हैं और उसका लूटा जाना तय है, लेकिन इस तरह की अगर काम करता है तो वह बिल्कुल अत्याचार है। फिर देखो, यहाँ जो तुमको बताया गया है इनके दोहा में, तुमको यह बात मैंने कहा, जो यह प्राकृतिक बातों का उल्लेख करने में उत्कृष्ट प्रकार के कवि रहे हैं, और यह अपने कलम से सो समाज में जो ज्वलंत समस्या है उसको समाधान करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। तो अब देखिए, कविता के प्रथम अनुच्छेद में एक बिंब की रचना है, स्पष्ट कीजिए। तो अब देखिए, उसमें बिंब की रचना अगर कहते हैं तो वो क्या है, इसका वो है सो सुविधा
भोगी और आनंद पसंद लोग जो है सो निंद रूपी अकर्मता के चादर में अपने को ढक करके रखता है और प्रकृति वातावरण से वह कभी संघर्ष नहीं करता है। उसको समझना चाहिए एक छोटा बीज जो धरती पर गया है, धरती प्रकृति में संघर्ष किया है, वह बीज के रूप जो है सो आज अंकुरन हो गया है और हम नींद में सोए हुए हैं। नींद में सोने से हमारा समय बर्बाद होता है, इसलिए मैं नींद में सोना दुष्कर है, जबकि कर्म करना बड़ी ही पुरस्कार की बात है। अंकुर, कोमल सिंह, फूली हुई बीज और छत, ये सभी बिंब के रूप में इन्होंने प्रतिबिंबित किया है। जब एक बीज धरती को फाड़ करके ऊपर आ जाता है समय के साथ, उसी तरह आपको सो करके समय बिताना नहीं चाहिए। आप अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ना आपका दायित्व है, शिक्षक है तो पढ़ाना दायित्व है, और इसके बाद अगर हम यहाँ रजाई लेकर सोए रहें तो यह मेरा दायित्व नहीं बनता है, क्योंकि धरती पर मानव सबसे श्रेष्ठ कृति होती है। अब फिर कहता है मक्खी के क्रम को कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है, सुन लो, बहुत ही अच्छी बात है। मक्खी के जीवन चक्र द्वारा कवि जो प्रस्तुति करता है वह निम्न स्तरीय जीवन की सुसंकीर्णताओं को यह दर्शाता है। सृष्टि में अनेक जीवन चक्र चलता रहता है, उसका जीवन क्रम जो है सो व्यापकता से लेकर के कर्मठता और अकर्मठता के बीच रहता है। मक्खी के जीवन चक्र केवल सुविधा भोगी और परजीवी जीवन का बोध कराता है, जो दूसरे ऊपर में अवलंबित रह करके सो जीता है और हमेशा सुविधा ही खोजता है, वह संघर्ष नहीं करता। सुविधा भोगी लोग कभी संघर्ष नहीं करेगा। वह कहेगा वह एक गाय नहीं पाल सकता है, एक गाय पाल करके अगर वह दूध अपना से अगर शुद्ध ले आता है तो वह एक मानवता है, वह एक उनकी कर्मठता है। लेकिन जो व्यक्ति कहेगा हाँ उनको हम पैसा दे देंगे, वह कोई दूध पहुंचाएगा, कोई ये करेगा, सो नहीं, कम से कम टहल करके अपना भी लेना चाहिए। तो स्थिति यह होता है जो उसकी जीवन जो है सो मक्खी तरह की है। यहाँ बैठा कुछ सड़ा गला मिला तो ये हुआ, और मक्खी जिस तरह से कभी भी मारा जाता है वह व्यक्ति सुविधाभोगी व्यक्ति कभी भी मारा जा सकता है। फिर कहता है, तीसरा क्वेश्चन है, कभी गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है? तो ये उसके माध्यम से वह कहना चाहता है जहां लोग 2 जून की रोटी के लिए सो काफ़ी मशक्क़त करते हैं, तरसते रहते हैं, वहां पूजा पाठ, देवी जागरण जैसे महोत्सव करके सो लोग अपना उल्लू सीधा करता है। उसके लिए उसका कोई महत्व, पेट की भूख के आगे में कोई महत्व नहीं है। उनको श्रम नहीं करवा करके स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए गरीब लोगों का उपयोग करते हैं, और ये गरीबी से ग्रसित लोग वास्तविक विकास हेतु सचेत नहीं रहते हैं और उनके बात में आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है? तो सुन लो, ये अत्याचारी का जिक्र करता है जो हमारी सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन का लाभ उठाते हैं। समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो ऐसो आराम में ज़िंदगी अपने आप को ढाल देता है और लाभ के लिए वह अत्याचारी रहता है और वह बेपरवाह रहता है, और साथ साथ वह समझो जो समाज के लिए कलंक है, वह अत्याचार है, वह गरीबों का शोषण करता है। फिर कहता है इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं, कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आज सुन लो, यह हमारे समाज में आज जो आधुनिक समय में जो बात व्यतीत हो रही है, समाज में कुछ ऐसे हटकर्मी लोग हैं जो संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर कई गलतियां कर जाते हैं, लेकिन अपनी भूलें और गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। वे साफ तौर पर अपनी भूल का इनकार कर देते हैं, ऐसा लगता है, और जो अपना दलील से, अपना तर्क से उनको हम समाप्त कर देंगे। ऐसे लोगों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कटाक्ष किया है। इसके बाद अब देखो कह रहा है कविता की शीर्षक की सार्थकता क्या है, सुन लो। वीरेंद्र डंडवाल बहुत ही उत्कृष्ट बातों को छोटे छोटे पंक्तियों में और साधारण शब्दों में व्यक्त करने के लिए बात किया है, जो कि इनकी यह बताता है जो कितना इनकी गंभीर सोच है। यह शीर्षक का मतलब क्या होता है? शीर्षक तो वह होता है, शीर्षक की सार्थकता जिसके चारों तरफ पूरा कथानक चक्कर काटता रहे। और तुम यह जानते हो जो शीर्षक कैसा होना चाहिए? शीर्षक होना चाहिए विषय वस्तु से संबंधित, घटना प्रधान,
प्रधान, जीवन प्रधान और जिसके चारों ओर कथानक चक्कर काटता रहे, वह सुनने में आकर्षक भी हो। तो इसका पूर्ण रूप से केंद्र जो है सो आपको हमारी नींद है, जिसके चारों तरफ सो इसकी कथानक चक्कर काटता रहता है, चाहे वो सुविधा भोगी लोग की बात हो या नहीं तो बीज जो धरती को फाड़ करके ऊपर निकल जाता है उस तरह की बात हो। तो यह कविता का शीर्षक सो कविता रूपी शरीर का तुमको जानना चाहिए जो मुख होता है, और मुख सबसे महत्वपूर्ण होता है। शीर्षक कविता की सार गर्भिता उसी पर निर्भर होती है, और शीर्षक रखने से पहले बहुत बातों को सोचना पड़ता है। शीर्षक जो है वह सार्थक होना चाहिए, लघु होना, छोटा होना चाहिए, समीचीन होना चाहिए, और जो शीर्षक रखा गया है उसके कथानक उसके चारों ओर चक्कर काटना चाहिए। इस तरह से यह जो है सो उत्कृष्ट दिखाई दे रहा है। फिर कह रहा है, व्याख्या कीजिए। गरीबों के बस्ती में धमाके हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। अब सुन लो, यह सुप्रसिद्ध लेखक, ये कवि, साहित्यकार, ये जो हैं बीरेंद्र दंडवाल द्वारा लिखित हमारी नींद से यह ली गई है। इस अंश में कवि उन लोगों का चित्र खींचा है जो गरीब बस्तियों में जाकर के अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देवी जागरण जैसे महोत्सव का आयोजन करते हैं, जबकि वह उनका पेट जो होता है सो पेट नहीं भरता है, लेकिन यह पूंजीपति वर्ग जो है सो उसको बरगलाने का कोशिश करता है। क्या बात कर रहा है रे, सुनो नहीं इधर। हाँ, अब कह रहा है जो याने साधन भी जुटा लिया अत्याचारियों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, हमारे समाज में अनेक लोग होते हैं जो जिंदगी में सो सिर्फ आराम ही पसंद करते हैं। ऐसी जिंदगी समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक होता है, और इन्हीं में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिसकी व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए गलत अंजाम देने के पीछे रहते हैं। अत्याचारी आंतरिक और बाह्य रूप से अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सभी का साधन को लूटते हैं। अब देखिए आगे जो है, हमारी नींद के बावजूद व्याख्या कीजिए, इसके बारे में देख लीजिए। इस अंश में दंडवाल जी कहने के लिए तत्पर है जो जीवन चक्र कभी रुकता नहीं है, समय चक्र के समान रूप से यह चलती रहती है। इसके बिना प्रतीक्षा किए हुए अनवरत आगे किसी का इंतजार नहीं करता है समय, और अनवरत आगे बढ़ता जाता है। यदि समय को हम नहीं पहुंचाने तो समय भी हमको छोड़ देता है। तो हमारे समाज में कई लोग व्यक्ति सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन पसंद करते हैं, जो भी कभी एक पक्ष को देखता है, और यह सिलसिला हमारे समाज में जारी रहता है। यह सो गलत और यह जो विध्वंसात्मक प्रवृत्ति है, इसमें एक वर्ग का शोषण होता है और एक श्रमिक वर्ग का जो असली शारीरिक या मानसिक श्रम करने वाले लोग हैं उसका जो है शोषण होता है। फिर इसमें आगे शब्द है, कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़ी, या कविता के भाव की शक्ति और सीमा को प्रकट कीजिए। वास्तव में इसमें यह वास्तविक बात है, क्योंकि बीरेंद्र दंडवाल समाज की हकीकत स्थिति को धरातल पर उतारने का कोशिश किया है, और वह हमारे साथ प्रत्येक दिनी जिंदगी में, दैनिक जिंदगी में घटती है। और वास्तव में अभी भी समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुविधा भोगी हैं, अत्याचारी हैं, वह अत्याचार करने से कभी नहीं चूकते हैं। और यह जो है वास्तविक लोग, वास्तविक मेहनत करने वाला, हमारे खेत में ही काम क्यों नहीं करे, हमारे मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं करे, वह जो है सो चूक जाता है। सुन लो, जैसे हम तुमको बताएंगे, कुछ राजनीतिक शरण में लोग रह करके बहुत बड़ा गुंडा हो जाता है। वह क्या करता है, तो वह प्लेन से चलता है, लेकिन अगर वह ठेकेदारी कर रहा है तो उसमें लूटता है, गाड़ी का किडनैप करता है। वो सब क्या है, वो सब सुविधा भोगी लोग हैं, वो सब अत्याचारी लोग हैं। अगर कोई प्रोफेसर कहीं पढ़ा रहा है, अगर खान सर एक गरीब घर का बच्चा है, वो पढ़ा रहा है, उसको किडनैपिंग के लिए देता है, जो तुम 2 करोड़ रुपया दो, नहीं तो तुमको यह कर देंगे, और ऐसे लोगों को मार भी देता है। तो यह क्या है, कौन मारता है, तो वह अत्याचारी लोग मारता है, सुविधा भोगी लोग, जो संघर्ष नहीं बल्कि वह दूसरे का खून चूस कर जीना चाहता है, इसको इन्होंने
इन्होंने उद्धृत करने का कोशिश किया है इस कविता के माध्यम से। कौन? वीरेंद्र डंडवाल। इसलिए हम अपनी नींद में सोए नहीं रहे हैं। अगर मानव हुए हैं तो हमको काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। सोया हुआ आदमी जो है सो नीचे जाता है। जिस तरह से एक पौधा ये पर्वत रूपी मिट्टी को फाड़ करके अंकुरित हो जाता है, उस तरह से अपना प्रतिभा फाड़ करके दिखाना चाहिए। चलो, आज हम प्रसन्न हैं अपनी पढ़ाई से। 5 अगस्त 1947।